हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आपको वो सभी सवाल दे रहे हैं दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट देश में। और हम सब यहाँ पे दोस्तों कर रहे हैं क्या दोस्तों हम सब अभी तक अध्याय 9 देख चुके हैं। अध्याय 9 देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और यह वीडियो पार्ट 2 होगा। उम्मीद होगा कि पार्ट 1 आपको समझ अच्छा से आया होगा। आप सभी सवाल को ध्यान से देखिए और सवाल को सुनिए और उसको आंसर को नोट कीजिए कापी में, या फिर आपको यदि आंसर वो याद है तो आप उसको पहले से लिखने का प्रयास करें और फिर जब हम बोलते हैं ना तो उसको आप मिलाइए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से वीडियो को काफ़ी लाभ ले सकते हैं और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए उन मित्रों के पास जो 2023 में बच्चे बोर्ड देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम सब यहाँ पर ये 4 सवाल लेकर आए हैं। पार्ट 2 है इसका। सवाल पहला है कि मत्स्यिकी क्या है या नीली क्रांति से नीली क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, मत्स्यिकी क्या है, या फिर पूछता है कि मछली पालन सब क्या समझते हैं, या हम सब मछली पालन को ही क्या कहते हैं, नीली क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो सवाल एक ही होगा, मत्स्यिकी क्या है या नीली क्रांति किसे कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता क्या है कि मत्स्यिकी क्या है। तो यहाँ पे क्या हम करते हैं कि जलीय जीव है ना, मछलियों को रख रखाव उसकी और इसके अलावा जलीय जीवों को पकड़ना क्या कहलाता है, मत्स्यिकी कहलाता है ना। मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है, ठीक है, जिसका संबंध मछली अथवा जलीय जीवों से है। उसका प्रसंस्करण कर उन्हें बेचना और धन प्राप्त करना होता है। मछली उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में क्रांति को नीली क्रांति कहते हैं, ठीक है। इसमें मत्स्यिकी में ये नहीं होता कि केवल हम मछली को पकड़ेंगे, बल्कि मछली के अलावा वो सभी जलीय जीव जो हमारे भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है, जिससे हम अधिक लाभ कमा सकते हैं, तो ये सभी को पकड़ना और उन्हें बाज़ारों में बेचना, ये सभी क्रियाएं मत्स्यिकी के अंतर्गत आते हैं। और मत्स्यिकी को वृद्धि करने के लिए हम सब क्या करते हैं दोस्तों, नीली क्रांति को वृद्धि करते हैं। तो इसे ही नीली क्रांति कहते हैं। उम्मीद होगा समझ में आया होगा दोस्तों। सवाल अगला है, पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं। तो हम सबको पता है क्या कि पशु प्रजनन के अनेक सारे उद्देश्य हैं, ठीक है। क्या उद्देश्य है, पशु प्रजनन के अनेक उद्देश्य हैं। आपको यहाँ पे लिखना होगा इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, पशु प्रजनन के क्या है, अनेक उद्देश्य हैं। जैसे नंबर 1 में बयाना जंतुओं के वृद्धि दर में सुधार करना, है ना। हम सब ऐसे उपाय को ढूंढ रहे हैं जिससे पशुओं की वृद्धि में सुधार हो, पशुओं की वृद्धि में प्रजनन में ज़्यादा वृद्धि हो, ताकि हर लोग पशुओं को पालकर अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने स्थिति को बदल सकते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है। दूसरा है अधिक दूध, मांस, अंडे, ऊन आदि का उत्पादन करना, है ना। तीसरा उद्देश्य विभिन्न रोगों के लिए रोधता में सुधार करना। फिर चौथा है उत्पादक जीवन काल में वृद्धि करना। और पांचवा क्या है, अपेक्षाकृत उच्च या कम से कम संतोषजनक जन्म दर की वृद्धि करना, ठीक है। ये सभी यहाँ पर दोस्तों क्या है, जंतु उद्देश्य या पशु उद्देश्य के उद्देश्य है, जिससे हम अपने पशु पालन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ पशुपालन की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। लोगों को हम उसके प्रति जागरूक कर सकते हैं, ताकि वो लोग अपने घर में कृषि के अलावे पशुपालन करके अपनी इनकम को दोस्तों बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी उद्देश्य पशु प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। सवाल दोस्तों अगला है कि मानव कल्याण में ना पशुपालन की क्या भूमिका है। मानव कल्याण में हम सब कहने का मतलब है कि हम सब पशुपालन करके क्या हम अपने जीवन के कल्याणों को सुधार सकते हैं, या हम अपने जीवन की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा एक माध्यम है मानव कल्याण के लिए पशुपालन। तो सवाल वही है क्या कि मानव कल्याण के लिए, है ना, मानव कल्याण में पशुपालन के क्या योगदान हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हम क्या लिखेंगे कि पशुपालन, पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है, ठीक है। ये सभी एक प्रकार से कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। कृषि ये नहीं मतलब केवल कृषि के मतलब सब खेती बाड़ी करना होता है, बल्कि पशुपालन, पशु प्रजनन तथा पशुधन की वृद्धि एक कृषि पद्धति है। पशुपालन का संबंध पशुधन जैसे गाय, भैंस, सूअर, घोड़ा, भेड़ आदि से संबंधित है ना। इनकी प्रजनन कर उनकी देखभाल से होता है, जो मानव के लिए लाभप्रद है। इसमें कुक्कुट या मत्स्य पालन को भी शामिल किया जाता है। अतः मेरे देश में प्राचीन काल से ही पशुपालन की वृद्धि मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा आदि हैं, है ना। ये सभी विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता होता है।
पशुपालन खाद्य बढ़ाने के हमारे प्रयासों में मुख्य भूमिका निभाती है। शहद या पोच ऐसे बहुत से प्रयास हैं ना जिनसे हम अपने इनकम को, आय को सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की 70% जनसंख्या पशुपालन उद्योग से न किसी रूप में जुड़ी हुई है ना। पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, अतः पशुपालन मानव कल्याण के लिए बहुत उत्तरदायी है। हम इससे अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, अपने समाज की स्थिति को चेंज कर सकते हैं। तो हमें पशुपालन करना चाहिए। पशुपालन के अंतर्गत केवल पशु ही नहीं बल्कि मत्स्य पालन हो, कुक्कुट फार्म हो, डेयरी फार्म हो, मत्स्यकी पालन हो, ये मधुमक्खी पालन हो, सभी आते हैं जिनसे हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं क्या है कि मानव बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, किसमें, मानव कल्याण में पशुपालन का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नेक्स्ट है कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कभी कभी पता है क्या पूछता है, मधुमक्खी पालन को ना मौन पालन भी कहते हैं। क्या, मौन पालन। कभी कभी बोर्ड में क्या पूछेगा, मधुमक्खी पालन क्या है, या दोस्तों पूछेगा मौन पालन क्या है। तो ऐसे समझते हैं मधुमक्खी पालन क्या है। तो उसे जानते क्या है कि शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का रख रखाव करना है ना, मधुमक्खी पालन कहलाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन एक कुटीर उद्योग है जिसका ना हमारे आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे मधुमक्खी पालन से क्या होती है, शहद या मधु प्राप्त होती है ना, जो एक प्रमुख पोषण युक्त पदार्थ है। दूसरा क्या होता है कि मधुमक्खी के छत्त से मोम की प्राप्ति होती है ना, इससे मधुमोम प्राप्त होता है और जो पॉलिश बनाने में उपयोग होता है। और तीसरा क्या है, इसका प्रमुख फसलों के परागण में सहायता मिलती है। ठीक है, यदि मधुमक्खी पालन करते हैं तो ये फसलों के परागण की क्रिया में क्या होता है, सहायता करता है। क्या होता है, यदि कोई एक मधुमक्खी किसी एक पुष्पी पौधे पर बैठेगा तो उस पुष्पी पौधों के परागकोश से निकल कर के परागकण उसके पैर में चिपकेंगे। जब वही मधुमक्खी उसी पुष्प के या दूसरे अन्य पौधों के पुष्प के यदि वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो क्या होगा, परागण की क्रिया उसमें सहायता की होगी और फसल के उत्पादन में वृद्धि होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मधुमक्खी पालन हमारे लिए बहुत उपयोगी है और ये एक काफ़ी सस्ता उपाय है। ठीक है, सस्ता एक योजना है जिसके तहत हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना तो है कि हम खाद्य उत्पादन में ना वृद्धि की कार्यनीति को कैसे बढ़ाएं ताकि लोगों को आवश्यकता भी पूरा हो, साथ साथ में मेरी स्थिति को भी बदलाव हो, हम अपने परिवार की स्थिति को दोस्तों चेंज कर सकते हैं ये सब पालन करके। ठीक है, आई होप होगा कि समझ में अच्छा से आया होगा दोस्तों। अच्छा लगे तो मित्रों शेयर कीजिए और उन मित्रों शेयर कीजिए जो देश में एग्जाम देने वाले हैं, खास करके बिहार के बच्चों को, या फिर जो आपके स्टेट में NCERT पैटर्न चलता है वो पैटर्न सबके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन आवर क्लासेस के साथ।